हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास 12 का लेसन नंबर 7 जो मानव व्यवसाय के प्रमुख जो व्यवसाय थे प्राथमिक क्रिया, उस टॉपिक के बारे में आज हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने जो पिछला वीडियो था वो हमने मानव व्यवसाय से संबंधित बनाया था। उसके अंदर हमने देखा कि विश्व के अंदर जो मानव व्यवसाय का विकास क्रम है उनको काल क्रम के अनुसार हमने कितने भागों में पढ़ा था? 4 भागों में। कितने भागों में बच्चों? 4 भागों के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा कि सबसे पहला भाग था वो था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा प्राचीन काल, तीसरा मध्य काल, चौथा आधुनिक काल। आज हम बच्चों उसी जो मानव व्यवसाय के जो प्रकार हैं जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, मतलब प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया और पंचम क्रिया के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। उन पंचम क्रियाओं के अंदर जो हमारी आज की जो क्रिया है वो कौन सी है? प्राथमिक क्रिया। उसके अंदर हम उनके भागों के बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। तो आज हम लेते हैं, पहले हम प्राथमिक क्रिया की परिभाषा लेते हैं। प्राथमिक क्रिया की परिभाषा। यदि हम प्राथमिक क्रिया की परिभाषा की बात करें तो हम बच्चों सीधे रूप में हम दे सकते हैं कि ऐसी क्रिया जिसमें प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का सीधे ही उपयोग में लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राथमिक क्रिया। इसमें आपको याद रखना है, प्रकृति से जो भी हमें चीज मिली है उसको हम क्या कर रहे हैं? सीधे ही उपयोग में ले रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं समझाता हूं, जैसे कि अपन सब्जियां हमें किस रूप में मिलती हैं? कृषि प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा मिलती है। उसको हम घर ले जाते हैं और उसका सीधा हम क्या प्रयोग करते हैं? खाने में। किसमें प्रयोग करते हैं? खाने के अंदर प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हमने सब्जी के उत्पादन के बाद इसका रूप परिवर्तन किया? नहीं किया, सीधा ही हमने इसको क्या कर लिया? उपयोग में ले लिया। यदि हम जैसे कि एक कपास का उदाहरण ले रहे हैं तो ये प्राकृतिक की, लेकिन इस कपास को हम सीधा उपयोग में लेते हैं क्या? नहीं। कपास से क्या बनता है? धागा। क्या बनता है? धागा। धागे से क्या बनता है? कपड़े। और फिर उस कपड़े को हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो आपने देखा कि ये प्राकृतिक जो तत्व है उसको हमने क्या किया? मशीनों के द्वारा उसका क्या किया? हमने रूप परिवर्तन। क्या किया? रूप परिवर्तन। कपास का रूप परिवर्तन हुआ, धागा बना, धागे का रूप परिवर्तन किया तो कपड़ा बना और फिर इसको उपयोग किया। इसलिए इसको हम प्राथमिक क्रिया में नहीं लेते हैं और इसको हम क्या लेते हैं? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत लेते हैं। तो आपको मालूम हो गया होगा बच्चों कि प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं। अब हम प्राथमिक क्रिया के भाग देखते हैं। प्राथमिक क्रिया के जो भाग देखें तो पहला आखेट, दूसरा पशुचारण, तीसरा संग्रहण, तीसरा कौन सा है? संग्रहण। इन सब के बारे में हम आज विस्तार के साथ पढ़ेंगे और इनके महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है बच्चों? आखेट। कौन सा है? आखेट। अब आखेट क्या होती है उसके बारे में जानकारी होना भी जरूरी। आखेट का मतलब होता है, सीधी भाषा में बोले तो जीवों का शिकार करना। शिकार करना क्या कहलाता है बच्चों? आखेट। याद रखना, जीवों का शिकार करना क्या कहलाता है? आखेट। फिर आपसे पूछ ले पशुचारण, तो याद रखना पशुओं को चराने से संबंधित, पशुओं को चराने से संबंधित अर्थव्यवस्था को
व्यवस्था को क्या कहते हैं? पशु चारण। ऐसे लोग जिनकी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर हो? पशु को चराने पर, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पशु चारण। फिर है संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। तो सीधी भाषा में लिखेंगे, प्राचीन काल में कंदमूल, बेरी, नट जैसे तत्वों को एकत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? संग्रहण। प्राचीन काल में जो हम कंदमूल, बेरी, नट, जिसको हम क्या करते थे? इकट्ठा करते थे, उस इकट्ठा करने की प्रक्रिया ये क्या कहलाई? संग्रहण की प्रक्रिया कहलाई। तो आपको मालूम हो गया बच्चों, हमारा प्राथमिक क्रिया का जो भाग हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आखेट, पशुपालन और संग्रहण। तो आज का जो मुख्य बिंदु है वो कौन सा है? आखेट। तो इसके बारे में हम पहले देखते हैं। तो आखेट की अभी हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी? जीवों का शिकार करना। तो अब आखेट का हम पहला बिंदु लेते हैं। यह विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम है। उद्यम मतलब उद्योग या धंधा है। क्या है? यह विश्व का सबसे प्राचीन धंधा है। आपने पढ़ा है बच्चों कि हमारे जो युगों के अनुसार देखा व्यवसाय का विकास, तो हमने देखा कि युगों के आधार पर जो हमारा व्यवसाय बना, उस व्यवसाय में बहुत ज्यादा क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था? प्रागैतिहासिक काल। पढ़ा नहीं पढ़ा? उस पढ़े हुए काल के अंदर हमने क्या देखा कि इस काल के अंदर मुख्य व्यवसाय क्या था? आखेट और संग्रहण। फिर हमने क्या पढ़ा? प्राचीन काल के अंदर हमने क्या देखा? इसका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशु चारण। फिर हमने क्या पढ़ा था? मध्यकाल। इस काल के अंदर क्या हुआ है? कुटीर उद्योगों का विकास। किस उद्योगों का विकास हुआ था? कुटीर उद्योगों का विकास। फिर आधुनिक काल के अंदर अपन देखा कि कुटीर के साथ लघु और वर्त उद्योगों का भी क्या हुआ? विकास हुआ। तो आपने देखा कि प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल से हमारे व्यवसाय के अंदर क्या आया था? परिवर्तन आया था। और सबसे प्राचीन हमारा कौन सा व्यवसाय था? आखेट और संग्रहण। इसलिए कहा गया है कि जीवन का पहला जो उद्यम है वो क्या था? आखेट था। लेकिन अधिक जिसमें कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। देखो, आखेट का मतलब होता है जीवों का शिकार करना, जिसमें व्यक्ति की क्या होती है? कम जरूरत। क्योंकि यदि इसमें 2 व्यक्ति हो तो भी जीवों का शिकार करके अपने साथ लेकर आ सकता है, लेकिन अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अब आपको मालूम ही है, कृषि निश्चित भूभाग पर बहुत ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन आखेट को हम निश्चित भूभाग पर बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे कि अपन मान लो ये निश्चित एरिया, मान लो 5 बीघा जमीन है या 10 हेक्टेयर भूमि है, कैसे भी हो, तो इसके अंदर जो रहने वाले जीव एक समय होगा समाप्त हो ही जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसका यदि विस्तृत क्षेत्र है जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो उस प्रकार के क्षेत्र में जीवों की संख्या धीरे धीरे कम तो होती है, लेकिन जल्दी समाप्त नहीं होती। इसलिए इसके लिए ज्यादा विस्तृत क्षेत्र की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें श्रमिकों या व्यक्तियों की जरूरत क्या होती है? कम होती है। अगला बिंदु, आखेट की प्रक्रिया के दौरान व्यक्तियों या व्यक्ति वस्त्र, भोजन व निवास के साधन भ्रमण करके ही प्राप्त करते हैं। देखो, आखेट की प्रक्रिया, अब आपको उसको समझना। आखेट किया तो उस से जो जीव प्राप्त हुआ, आखेट के दौरान क्या प्राप्त हुआ? जीव प्राप्त हुआ। उस जीव से उनकी खाल से अब क्या बना लेते थे? वस्त्र बना लेते थे। उनकी खाल से क्या बना लेते थे? वस्त्र। फिर उनके मांस को उनको क्या करने में काम ले लेते थे? खाने के रूप में इसको काम में ले लेते। फिर इनकी जो खाल है, हड्डियां है, खाल है, हड्डियां है, इन सब का जो उपयोग है वो किस में करता था? निवास बनाने। तो उस आखेट की जो प्रक्रिया जो उन्होंने भ्रमण करके प्राप्त की थी, उन्हीं भ्रमण प्रक्रिया के दौरान वो वस्त्र, भोजन और निवास तीनों क्षेत्रों को वो क्या कर लेता था? प्राप्त
कर लेता था। आपने एस्किमो के बारे में पढ़ा है बच्चों। एस्किमो जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन था वो क्या था, कच्चा मांस, और उनके घर किससे बने होते थे, सील की मछली की खाल से बने हुए होते थे। तो इसका मतलब हुआ था कि उसे जीवों के शिकार से वो अपनी उदर पूर्ति भी कर लेता था, अपने वस्त्र भी प्राप्त कर लेता था, और साथ में अपने निवास भी बना लेता था। अधिक ठंडे प्रदेशों वाले लोग शिकार के द्वारा तथा कठोर जलवायु दशाओं में घुमक्कड़ जीवन जीते हैं। देखो, अधिक ठंडे प्रदेश जिसमें हम कहते हैं दूरी क्षेत्र, कौन से दूरी क्षेत्र, दूरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपना जीवन निर्वाह करने के मुख्य उद्देश्य क्या होता था, शिकार करना, शिकार से ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। जबकि जो ज्यादा गर्म प्रदेश थे या कठोर जलवायु वाले प्रदेश थे, वहां के लोगों का मुख्य जीवन क्या है, घुमक्कड़ होता है। क्या होता है, घुमक्कड़, मतलब किसी स्थायी रूप से निवास बनाकर ना रहकर बल्कि अस्थायी रूप से आवास बनाकर रहते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में बताते हैं, राजस्थान के अंदर एक जाति है जिसे हम कहते हैं गाड़िया लोहार। क्या कहते हैं बच्चों, गाड़िया लोहार। गाड़िया लोहार के जाति के जो लोग होते हैं बच्चों, आज भी अपने स्थायी आवास बनाकर नहीं रहते हैं। वो अपने रोजगार की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव के अंदर भटकते रहते हैं। इसके अलावा और हम देखते हैं जैसे बुशमैन जनजाति, ये भी अपन के अभी तक स्थायी घर बनाकर नहीं रहते हैं, ये भी घुमक्कड़ जीवन बिताते हैं। तो ये रोजगार की तलाश के अंदर या व्यवसाय की तलाश के अंदर वो अपना स्थान बदलते रहते हैं और अस्थायी बस्ती का क्या करते हैं, निवास करते हैं। अगला पॉइंट, इस कार्य में कम पूंजी निम्न तकनीकी आवश्यकता होती है। आखेट प्रक्रिया के अंदर यदि हम पैसों की बात करें तो कम जरूरत होती है और तकनीकी भी क्या होती है, निम्न होती है। क्योंकि आपको पता ही है, भाला, तीर, कमान, बर्छा, इस प्रकार के औजारों को वो क्या करता है, प्रयोग करता है, जिसको बनाने में ज्यादा तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती, जिससे भोजन अतिशेष प्राप्त नहीं होता। और उनके पास पूंजी भी कम है और तकनीकी की पुरानी है, इस कारण से वो ज्यादा जीवों का शिकार नहीं कर पाते। ज्यादा जीवों का शिकार नहीं कर पाने के कारण बच्चों सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उनके पास क्या नहीं होता, अतिशेष भोजन नहीं बचता। अर्थात जब वो ज्यादा पशु का शिकार नहीं कर पाते तो उनको इतना ही भोजन मिलता है जिससे वो अपने परिवार का उदर पूर्ति कर सके। इस कारण से उनके पास जो एक्स्ट्रा टाइम के लिए जो भोजन बचना चाहिए वो भोजन उनको प्राप्त या शेष नहीं रहता है। अगला बिंदु, आखेट के लिए ये नुकीले औजार, विषाक्त बाण और फंदू आदि का इस्तेमाल करते हैं। आखेट के लिए वो सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, नुकीले औजार। जैसे अपन कह सकते हैं तीर है, भाला है, ये सब कैसे होते हैं बच्चों, नुकीले औजार होते हैं। फिर विषाक्त बाण, जहर से भरे हुए बाण, ठीक है। और फिर फंदू, फंदू का मतलब होता है ऐसा फंदा जिसके अंदर वो बड़े जीवों को फंसा कर वो मारते थे। जैसे हम एक एग्जांपल एक पढ़ रहे हैं बुशमैन जनजाति का। कौन सी जनजाति का, बुशमैन जनजाति। अब बुशमैन जनजाति जो शिकार करते थे उसके अंदर वो किसका प्रयोग करते थे, नुकीले औजारों का प्रयोग करते थे, विषाक्त बाणों का प्रयोग करते थे, फंदू का प्रयोग करते थे, और इसके अलावा जीवों को गड्ढे में गिराकर भी वो उसका शिकार करते थे। तो वो शिकार करने के लिए अलग अलग तकनीकी औजारों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। तो आपने बच्चों इस टॉपिक के अनुसार जो आखेट बिंदु था उसमें आपने महत्वपूर्ण बिंदु देखे। अब हम पढ़ेंगे आखेट के क्षेत्र में सबसे पहला अपन आता है कनाडा के टुंड्रा प्रदेश और टेगा प्रदेशों में एस्किमो जनजाति। अब देखो, टुंड्रा और कनाडा के एस्किमो क्षेत्र किस प्रकार रहते हैं उन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम टुंड्रा प्रदेश क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ऐसा प्रदेश जिनका तापमान हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा बर्फ से धरातल ढका रहता है।
आपको यदि बच्चों पूछ ले टुंड्रा प्रदेश क्या होता है, तो याद रखना ऐसा प्रदेश जिसका तापमान हमेशा कितना डिग्री से कम होता है, 0 डिग्री से कम होता है, और साथ में जो धरातल होता है किससे ढका हुआ रहता है, बर्फ से ढका रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टुंड्रा प्रदेश। अब टुंड्रा प्रदेश की एक बात आई थी कि कनाडा के टुंड्रा और टेगा प्रदेशों के अंदर एस्किमो जनजातियां थी। देखो कनाडा का जो टुंड्रा प्रदेश और टेगा प्रदेश, उसमें कौन सी जनजाति आती है, एस्किमो, इस जाति के बारे में। तो आपका लेसन नंबर 2, उसके अंदर हमने विश्व की प्रमुख जनजातियां पढ़ी थी। अब प्रमुख जनजाति में इस जनजाति के बारे में हमने पढ़ा, तो इस जनजाति का जो एस्किमो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या बताया था, कच्चे मांस खाने वाले तथा बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने वाले। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या लिखा, एक तो ये कच्चा मांस खाते हैं और साथ में कहां रहते हैं, बर्फीले इलाकों में रहते हैं। तो इसको कारण इनके जो जीवन है वो बहुत ही कठोर जलवायु के अंदर व्यतीत करते हैं। अब आपको यदि इसमें पूछ लिया जाए कि एस्किमो जनजाति विश्व के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो कनाडा, अलास्का, उत्तरी साइबेरिया, ग्रीनलैंड, इन सभी क्षेत्रों के अंदर ये जनजाति निवास करती है। इसके अलावा हमने और इसके विस्तार के बारे में हमारा लेसन नंबर 2 जो वीडियो है उसको देखें, जिसके कारण आपको एस्किमो जनजाति के बारे में आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, अब अगली जो जनजाति है उसके बारे में देखेंगे। उत्तरी साइबेरिया में बसने वाले सेमोयड, तुंग, याकूत, माइत, चकची, कोर या आदि जनजाति के द्वारा, और उत्तरी साइबेरिया के जो क्षेत्र है ये जो जनजाति रहती है वो ही अपने जीवन निर्वाह करने के लिए आटे का प्रयोग करती है। नोट करके याद रखना बच्चों, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। सवाल क्या था वो सुन लीजिए। उत्तरी साइबेरिया में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? 1 नंबर का सवाल आया था, तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? सेमोयड, तुंग, याकूत, माइत, चकची, कोरिया, ये सब के सब कहां निवास करती हैं? उत्तरी साइबेरिया में। ये सवाल आया था 2016 के पेपर के अंदर। ठीक है बच्चों, फिर अगला बिंदु, कालारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति, और कालारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है? बुशमैन। तो अब इसमें थोड़े से बुशमैन के बारे में देख लेते हैं, और कालारी मरुस्थल कहां पर स्थित है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बुशमैन जनजाति के बारे में आपको खुद को ही मालूम ही है। मुख्य रूप से ये कौन से देश में रहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर निवास करते हैं। कहां पर निवास करते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। तो यहां लिख रहा हूं अफ्रीका महाद्वीप। तो आपको मालूम हो गया कि बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर कौन सा मरुस्थल आया हुआ है? कालाहारी मरुस्थल। इस कालाहारी मरुस्थल के अंदर जो देश आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? याद रखना, बोत्सवाना, नामीबिया, लीबिया, अंगोला। लीबिया की जगह आप दक्षिणी अफ्रीका का कुछ क्षेत्र भी लिख सकते हो सीधी भाषा में, क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका का प्राचीन नाम लीबिया था, याद रखना। ठीक है, ये जो क्षेत्र है पूरे के पूरे किस में आते थे? कालाहारी मरुस्थल के। और कालाहारी मरुस्थल यदि अक्षांश स्थिति के आधार पर देखें तो ये था 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कितना था? 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के अंदर स्थित था। और गोलार्ध के अंदर देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है। ठीक है, ये मरुस्थल यहाँ पर स्थित था, और यहाँ पर रहने वाली जनजाति का नाम क्या था? बुशमैन। क्या था? बुशमैन। बुशमैन जनजाति के जो लोग होते थे घुमक्कड़ अपना जीवन जीते थे, और आपने देखा होगा कि बुशमैन जनजाति के जो लोग होते थे, आपने पढ़ा भी है लेसन नंबर 2 में
कि जब ये भोजन करते थे तो एक वक्त के अंदर आधे से ज्यादा भेड़ खा जाते थे। क्या खा जाते थे? आधे से ज्यादा भेड़। इसका मतलब वो भोजन खाने में बड़े चाव से खाते थे। दूसरी बात, आपने देखा कि ये जो लोग हैं वो चिट्टी का भी प्रयोग करते थे, दीमक भी खाते थे। इसके अलावा ये शहद और विभिन्न प्रकार के जीवों के अंडे, उन सब का प्रयोग खाने के अंदर करते थे। और आपको मालूम ही है, बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं, आज भी जो औरतें हैं वो अपने बॉडी के ऊपर गोदना खुदवाती हैं। शरीर के ऊपर क्या करवाती है? गोदना खुदवाती है। गोदना का मतलब होता है, ये आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके शरीर के ऊपर विभिन्न प्रकार के टैटू बने होते हैं। क्या होता है? टैटू। तो उसी प्रकार के जो टैटू है वो कौन करवाती है? बुशमैन जनजाति की औरतें। अब हम नेक्स्ट बिंदु को लेते हैं, कांगो बेसिन के पिग्मी जनजाति। अब कांगो बेसिन कहां पर है? अफ्रीका के अंदर। कहां पर है? अफ्रीका के अंदर। तो कांगो नदी आपको मालूम ही है, एक सवाल आपको मैं बता रहा हूं शॉर्ट के अंदर याद रखना। कांगो नदी जो है वो कांगो देश से निकलती है। किस देश से निकलती है? कांगो देश से निकलती है। और कांगो नदी के किनारे जो अपन की जाति रहती है वो कौन सी है? पिग्मी। कौन सी? कांगो नदी के किनारे पिग्मी जनजाति के जो लोग रहते हैं। और याद रखना बच्चों, कांगो नदी, मुख्य सवाल है, याद रखना बच्चों, बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को काटती है। कांगो नदी किस रेखा को काटती है? भूमध्य रेखा को काटती है। ये याद रखना। काफी बार इसका नाम चेंज करके भी सवाल पूछा जा सकता है। इसके स्थान पर क्या दे सकते हैं नाम? जायरे। क्या दे सकते हैं? जायरे। कांगो कहो या जायरे कहो, वो एक ही नदी है जो किसको काटती है? भूमध्य रेखा को काटती है। और एक बार एक महत्वपूर्ण सवाल भी पुट हुआ था एग्जाम फाइट के अकॉर्डिंग, बता रहा हूं बच्चों, कि अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें मकर रेखा, करक रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती है। और विश्व का एकमात्र महाद्वीप ये ऐसा है जिसके अंदर ये तीनों रेखा जाती, बाकी किसी महाद्वीप के अंदर नहीं जाती। मकर रेखा के अंदर दो बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपा। कौन सी नदी है? लिम्पोपा। और कांगो नदी जो है किसको काटती है? भूमध्य रेखा को। और ताप्ती नदी है वो किसको काटती है? करक रेखा को। तो ये जो नदियां है मुख्य रूप से अलग अलग करक रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को क्या करती है? काटती है। फिर अगला पॉइंट है हमारा, मलाया में सेमांग व सकाई जनजाति। देखो मलाया के अंदर कौन सा है? सेमांग और सकाई जनजाति। और बोर्नियो की कौन सी है? पुनान द्वारा। ये जो जनजाति हैं जिनका मुख्य जो व्यवसाय है प्रमुख रूप से वो कौन सा है? आखेट। कौन सा है? आखेट। तो आपने देखा बच्चों कि जो कनाडा की जो एस्किमो जाति है, उत्तरी साइबेरिया के अंदर सेमूड, याकूत, चकची, हिमायत, ये जो जनजातियां हैं, और कालारी मरुस्थल की जो बुशमैन जनजातियां हैं, और कांगो बेसिन की पिग्मी जनजाति है, और मलाया की सेमांग और सकाई जनजाति है, और बोर्नियो की पुनान जनजाति है। इनका मुख्य जो व्यवसाय है वो कौन सा है बच्चों? आखेट है। कौन सा है? आखेट। तो आपको उदाहरण के रूप में पूछ ले कि विश्व के अंदर ऐसी कौन सी जनजाति है जिनका मुख्य व्यवसाय क्या है? आखेट है। तो आपको बुशमैन है और एस्किमो है, पुनान है, याकूत है, चकती है, सकाई है, पुनान है, ये सभी जनजातियों के नाम के रूप में उदाहरण लिखने हैं। तो आपका ये आखेट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब हम अगला बिंदु लेते हैं। अब हम लेंगे संग्रहण। देखो संग्रहण का यदि हम अर्थ समझे तो आपको स्वयं को मालूम होता है कि संग्रहण क्या है। आप मैं उदाहरण के रूप में एक उदाहरण दे रहा हूं वर्तमान परिस्थिति का। आपने देखा होगा कि ग्रामीण परिवेश में, कौन से? ग्रामीण परिवेश में जहां पर कौन सी क्रिया की जाती है? कृषि क्रिया की जाती है। और कृषि क्रिया के दौरान आपने देखा बच्चों कि ये कृषि क्रिया करते हैं तो उस समय आपने देखा होगा ककड़ी, काचरी
और इसके अलावा सांगरी, इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे ऐसे कृषि उत्पाद होते हैं जो उनको क्या करते हैं, सुखाते हैं और सुखाकर उनको फ्यूचर के अंदर खाने में प्रयोग के लिए उसको स्टोर करके रख लेते हैं। तो उन्होंने जो ककड़ी है, काचरी है, सांगरी है, उनको सुखाकर फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखी है। वो प्रोसेस किसमें आता है, संग्रहण में आता है। किसमें आता है बच्चों, संग्रहण में। तो आपको मालूम हो गया होगा कि कोई भी चीज को उनको फ्यूचर के उपयोग के लिए बचा कर रखना क्या आता है, संग्रहण के अंतर्गत आता है। तो आपको उसी के अनुसार इसमें परिभाषा क्या लिखी हुई है, इस व्यवसाय में लोग जंगलों से फल, कंदमूल, नट, बेरी, जड़ों, पत्तों आदि का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं और फिर बाद इन्हीं उत्पादों का उपयोग फ्यूचर के अंदर उपयोग में लिया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आपको मालूम होना चाहिए, जो एक व्यवसाय है, जिस टॉपिक के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर अध्ययन भी किया है, तो यह व्यवसाय एक ऐसा है जिसके अंदर बिल्कुल जो कहते हैं ना नॉर्मल तकनीकी की आवश्यकता होती, कोई उच्च तकनीकी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसमें एक शब्द आया ये व्यवसाय, तो व्यवसाय क्या है, यदि आपसे परिभाषा पूछ ले तो आप सीधा शब्दों में लिखना, व्यवसाय की परिभाषा व्यक्ति द्वारा जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रिया। व्यक्ति द्वारा जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रिया क्या कहलाती है, व्यवसाय कहलाती है। और आर्थिक क्रिया क्या होती है, तो ऐसी क्रिया जिससे व्यक्ति को क्या प्राप्त हो, आय की प्राप्ति हो, वो क्या कहलाती है, आर्थिक क्रिया। और उन्हीं आर्थिक क्रियाओं में से हमने एक क्रिया पढ़ रहे हैं, प्राथमिक क्रिया। अगला बिंदु, खाद्य संग्रहण की प्रक्रिया का महत्व सामाजिक या प्रौद्योगिकी विकास के कारण कम हो गया और वर्तमान में देखें तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो खाद्य संग्रहण करते हैं। उसका क्या कारण है, सामाजिक और प्रौद्योगिकी विकास। आजकल जो लोग होते हैं जो कंदमूल को इकट्ठा करना और जैसे सांगरी है, काचरी है, वो सामाजिक परिवेश से आज क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। क्योंकि आज के लोग अधिकांश जो हमारी पूर्वजों के बनाए हुए जो संस्कृति है उससे भटक गए हैं और उन्हें पश्चिमी संस्कृति का क्या कर लिया है, अनुसरण कर लिया, जिसके कारण आज ये लोग कंदमूल को संग्रहण करके नहीं रखते हैं। पहले जो लोग होते थे वो खेतों के अंदर जो खेजड़ी होती थी उसकी सांगरी को भी इकट्ठा करते थे, केर को भी इकट्ठा करते थे। इसके अलावा सांगरी के अलावा, केर के अलावा और बहुत सारे ऐसे उत्पाद थे जिनको वो सुखाकर फ्यूचर के लिए खाने के लिए रखते थे। लेकिन वर्तमान में नई तकनीकी विकास हो जाने के कारण लोग आजकल पश्चिमी संस्कृति के अनुसरण करते हुए पश्चिमी संस्कृति का भोजन का उपयोग करने लग गए, इसलिए ये खाद्य संग्रहण का उपयोग नहीं करते। आजकल उच्च तकनीकी कारण विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद का क्या होने लगा है, निर्माण होने लगा है, जिसका वो उपयोग करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ये लोग कृषि नहीं करते हैं, ये लोग क्या नहीं करते हैं, कृषि नहीं करते। उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ संग्रहण नहीं करना होता है, कृषि नहीं करते। जीवन यापन के लिए पशुपालन भी नहीं करते, और जीवन यापन करने के लिए क्या नहीं करते थे, कृषि भी नहीं करते हैं, पशुपालन भी नहीं करते हैं, और पर्यावरण के साथ छेड़खानी भी नहीं करते हैं, और वो पर्यावरण को कोई प्रकार का नुकसान भी नहीं पहुंचाते। फिर भी ये लोग न्यूनतम परिश्रम से प्राप्त होने वाली वस्तु का सेवन करते हैं, और ये जो लोग होते हैं उस ऐसी वस्तु को प्राप्त करते हैं जिसमें श्रम क्या लगे, कम लगे, और हमारी आवश्यकता की भी क्या हो जाए, पूर्ति हो जाए। देखो ये संग्रहण करने वाली जो जनजातियां होती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वो ऐसी प्रक्रिया नहीं अपना जिससे क्या पहुंचे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। तो इस कारण से ये लोग कृषि भी नहीं करते हैं, पशुपालन भी नहीं करते हैं, और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये ऐसी क्रिया करते हैं जिसमें परिश्रम की कम से कम आवश्यकता होती है। एक शब्द आया है पर्यावरण, कौन सा शब्द है, पर्यावरण।
पर्यावरण के बारे में यदि आपको पूछा जाए या पर्यावरण की परिभाषा पूछी जाए तो आप सीधे से शब्दों में याद रखना, परि प्लस आवरण। यदि हम इसको टुकड़े में करते हैं या तोड़ते हैं तो क्या बनता है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घेरा। अब चारों ओर किसका घेरा, पृथ्वी के चारों ओर ही होगा, और पृथ्वी के चारों ओर जो घेरा होता है वो होना चाहिए जैव और अजैव। यदि आपने बोल दिया कि वायु का घेरा तो वो क्या हो जाएगा, वायुमंडल। क्या हो जाएगा, वायुमंडल। तो परि प्लस आवरण का होता है पृथ्वी के चारों ओर, तो पृथ्वी के चारों ओर जैव व अजैव तत्वों का आवरण क्या कहलाता है, पर्यावरण। देखो, आप छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं। आप एक क्लास के अंदर बैठे हो, क्लास के अंदर आप बैठे हो और हमारा क्लास का भी एक क्या है, पर्यावरण है। क्या है, पर्यावरण। और आप जब क्लास के अंदर बैठे हो तो आपके आसपास नजर घुमा के आप देखोगे तो दीवार भी है, बेंच भी है और बहुत सारे ऐसे अजैव तत्व है। लेकिन साथ में आपके जो दोस्त बैठे हैं वो कैसे हैं, जैव है। तो अजैव भी मिले, जैव भी मिले, इन सब का जो सम्मिलित रूप बना वो आपका क्लास का क्या बना, पर्यावरण बना। क्या बना, पर्यावरण। तो याद रखना, पर्यावरण बनने के लिए दो चीज होना बहुत ही जरूरी है। एक तो है वो जैव और दूसरी है अजैव। जैव जिसके अंदर जीवन विद्यमान हो, अजैव जिसके अंदर जीवन विद्यमान ना हो, वो क्या होता है, जैव और अजैव। एक शब्द होता है जैव तत्व और एक अजैव तत्व। देखो, जैव तत्व और अजैव तत्व में और जैव और अजैव में काफी अंतर होता है। जैव वो हो जो सजीव हो, और जैव तत्व हो जिसमें जीवाश्म के अंश हो। क्या हो, जीवाश्म के अंश हो, वो क्या कहलाता है, जैव तत्व। और जैव जिसके अंदर जीवन हो, मनुष्य एक जैव है, वनस्पति एक जैव है, और इसके अलावा पशु भी एक क्या है, जैव है। क्यों, उसके अंदर जीवन पाया जाता है। जबकि कोयला एक जैव तत्व है, क्योंकि उसके अंदर जीवों क्या होते हैं, अंश होते हैं। क्या होते हैं, अंश होते हैं। और अजैव जिसके अंदर जैव के तत्व या जीवाश्म के अंश नहीं पाए जाते, उस तत्व को क्या कहते हैं, अजैव। और जिसके अंदर जीव नहीं पाया जाता है वो अजैव है, और जिसमें जीवाश्म के अंश नहीं पाए जाए वो अजैव तत्व है। याद होना ना चाहिए। फिर आगे, आधुनिक काल में भोजन संग्रहण प्रक्रिया का कुछ भागों में व्यवसायीकरण हो गया, और आधुनिक काल में ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं जिनको व्यापारिक रूप से बेचा जाता है। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर कंदमूल के रूप में जैसे सांगरी है, केर है, काचरी है, सूखी गंवारफली है, उन सबको क्या करता है, मार्केट के अंदर उच्च दामों के अंदर बेचा जा रहा है। तो उसका क्या हो गया, व्यवसायीकरण, जिसके कारण ये लोग कीमती पौधे की पत्तियां, छाल और औषधि पौधों को संग्रह करके बाजारों में बेचने का कार्य करते हैं। और जिसके कारण ये पौधे की छाल है, पत्तियां हैं और जो कंदमूल उससे प्राप्त होते हैं उनको इकट्ठा करके क्या करते हैं, मार्केट में उनको बेचकर अच्छे दाम प्राप्त करते हैं। एक शब्द आया व्यवसायीकरण। तो व्यवसायीकरण से क्या निकलता है, व्यवसाय। क्या निकलता है, व्यवसाय। तो व्यवसाय की परिभाषा भी हमने पढ़ी थी, व्यक्ति द्वारा जीवन यापन करने की आर्थिक क्रिया। तो आजकल जो लोग हैं वो अपने जीवन निर्वाह करने के लिए कंदमूल को इकट्ठा करते हैं, फिर मार्केट में बेचकर उससे जो प्राप्ति आय की होती है उससे वो विभिन्न प्रकार की वस्तु को खरीद कर अपने जीवन का क्या कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं। तो बच्चों, आज आपने दो महत्वपूर्ण बिंदु, पहला कौन सा था, आखिर, और दूसरा संग्रहण। तो संग्रहण के कुछ बिंदु शेष बचे हुए जो हम अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे, और साथ में हम प्राथमिक क्रिया के जो भाग है जैसे मछली पालन है, पशु पालन है, उनका भी हम विस्तार के साथ अध्ययन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।